नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही विचित्र सी बात हुई थी करीब 6 दिन पहले आज से, कि नेपाल ने एकदम से उठ के एक 100 रुपी 100 रुपए का नेपाली जो नोट होता है वो जारी करने की सोची और उसके बारे में पब्लिश किया अपने हर न्यूज़पेपर में कि हम वो नोट जारी करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। हमें उसको भारत में उसके बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए? चिंता इसलिए करनी चाहिए कि उसमें एक मैप, एक मानचित्र एक प्रदर्शित किया गया है जो कि भारत की कुछ कुछ क्षेत्रों को उसमें दर्शाता है। अब ये समझ लीजिए कि हमारी भी गलती है, क्योंकि मई 2020 में ये मैप पहले ही बनाया जा चुका है और ये जो मैप है इसमें वहां पे भारत की जो का क्षेत्र जो है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये क्षेत्र उसमें शामिल किए हुए हैं। तो क्या ये अचानक वहां पे जो ओली उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनको सूझी और हुआ? याद रखिए कि हर जो एक्शन होता है उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। अगर आप भारत के चारों तरफ भी देख लीजिए कि क्या क्या गतिविधियां चल रही, तो उसमें आप देखेंगे कि भारत के अगेंस्ट, भारत के विरुद्ध ऐसी शक्तियों को उठाया जा रहा है कि जो भारत को चुनौती तो नहीं दे सकते लेकिन परेशान करते रहेंगे। क्योंकि नेपाल को क्या पड़ी है, क्योंकि नेपाल का हम इसके ऊपर कभी आगे एक विस्तृत जानकारी देंगे कि नेपाल की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी पे कैसे बनती है, लेकिन उनको क्या पड़ी है हमसे फालतू में इस तरह की बात करके और हमारे को चिढ़ाने की कोशिश, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप चाहे बांग्लादेश देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान देख लीजिए और अब नेपाल, तो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। तो हमारे साथ आज ब्रिगेडियर आशीष पोपली एक बार फिर से हैं और सौभाग्यवश उन्होंने बताया कि ये इस क्षेत्र के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं और वो इसको लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री, क्यों हो रही है ये बात और ये गलती किसकी है, भारत की गलती है, नेपाल की गलती है या फिर ये उससे भी पुरानी गलती है। तो ब्रिगेडियर आशीष बताइए जनता को इसके बारे में कि ये क्या है इसकी हिस्ट्री, कहां से आई ये बात और ये इतना बड़ा इसके ऊपर ये विवाद कैसे खड़ा? नमस्कार संदीप, आपको और आपके दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही स्टार्ट दिया है इसको कि नेपाल को क्या जरूरत थी ये करने की, और आपने हिंट भी दे दिया है कि दूसरी ताकतें हैं जो इस तरीके के इरिटेंट्स इंडिया के लिए खड़े करते रहते हैं। हालांकि इंडियन मीडिया में इसके ऊपर आई थिंक अदर देन यू नो वन हैज स्पोकन अबाउट दिस। सो वेरी ग्रेटफुल टू यू कि अगर ये टॉपिक भी आप उठा रहे हो। ओके, सो इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि है क्या ये। मैं बहुत पीछे हिस्ट्री में जा रहा हूं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, सूरत में लैंड हुई 1608, तो वहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल है यहाँ पे। फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 जो कलकत्ता में हुई सिराजुद्दौला वगैरह के साथ। 1857, 100 साल आगे चले जाता हूं, म्यूटिनी। इस दौरान जब 1757 और 1857 के हम पीरियड की बात कर रहे हैं, उस समय नेपाल क्या था? नेपाल उस समय एक बहुत बड़ा राज्य था और मुझे खुद जब रिसर्च कर रहा था तो बड़ी हैरानी हुई ये समझ के, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं आया। सिर्फ ब्रिटिश, पोर्चुगीज इनकी बात करते थे, लेकिन नेपाल, द ग्रेटर नेपाल एज इट वाज कॉल्ड इन दोस डेज, इसकी वेस्टर्न लिमिट सतलज पे थी और ईस्टर्न लिमिट तीस्ता रिवर पर थी। दैट मीन्स प्रेजेंट डे कांगड़ा, कुमाऊं, गढ़वाल, एंटायर नेपाल, सिक्किम एंड पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल टिल तीस्ता, ये इसकी एक हद थी। जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में और के तहत इंडिया में आ चुके थे, बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी थी। मैं 1800 की बात कर रहा हूं, रफली 1800 की। उस समय ये
कुमाऊं, गढ़वाल हमारे पास नहीं था. This is what I'm trying to bring about. Neither the portion which we call Sikkim. जब ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से लखनऊ, अवध, दिल्ली की तरफ अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट करने शुरू किए और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी की जगह पॉलिटिकल कंट्रोल में घुसना शुरू हो गई. और ये पॉलिटिकल कंट्रोल Okay. Yes. 1857 में कंप्लीट हुआ जब म्यूटिनी जितनी. ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको हमेशा ये था कि हमारे राइट फ्लैंक पे तिब्बत है और वो उस अनचार्टेड एरिया को नहीं देखना चाहते थे. उनके पास ना फोर्सेस थी ना वो इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ट्रेड नहीं हो सकता था. वहां पहाड़ थे. उस पहाड़ को मैं इंक्लूड कर रहा हूं नेपाल में भी. तो उन्होंने ग्रेटर नेपाल को नहीं देखा. वो तराई वाले इलाके में उत्तर प्रदेश, अवध, इस इलाके से बढ़ते हुए मेरठ और दिल्ली की तरफ बढ़े. राइट फ्लैंक उन्होंने सिक्योर कर लिया और जो किंग ऑफ नेपाल था उससे ट्रीटी कर ली कि तेरे साथ कोई झगड़ा नहीं होगा. एक कन्वीनियंस की ट्रीटी थी. और वो आगे चल के 1900, अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाऊं, 19 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई है तो ब्रिटिशर्स को ट्रूप्स चाहिए थे. तो उन्होंने गुरखास जो नेपाल के थे उनको यूज करना शुरू किया कि हम आपको ब्रिटिश आर्मी में ले लेते हैं और रिटर्न में हम आपको एक सिक्योर एनवायरमेंट. इट इज लाइक नेटो गिविंग प्रोटेक्शन टू यूरोप. सो ब्रिटेन गेव प्रोटेक्शन टू नेपाल बाय टेकिंग द ट्रूप्स बट सिक्योरिंग देयर राइट फ्लैंक. उनको चाइना और तिब्बत की तरफ नहीं देखना था. इस दौरान 1814 से लेके 1816 में एंग्लो नेपलीज वॉर हुई. 2 साल जब वॉर हुई, 1816 के मार्च के महीने में एक ट्रीटी साइन हुई. उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली. सगौली अगर हम मैप पे देखें तो नॉर्थ चंपारण में, आज के बिहार में एक जगह है. तो उस जगह पर 4 मार्च 1816 को एक ट्रीटी साइन हुई. उस ट्रीटी में जो 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रेटर नेपाल था, 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसको उन्होंने काट दिया. ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया और बोला कि इन रिटर्न हम तुम्हारे ट्रूप्स यूज करेंगे, हम आपको नौकरियां देंगे और हम आपको XYZ बेनिफिट देंगे. लेकिन उनका जो किंग था उससे इन्होंने तकरीबन 1/3 नेपाल सीड करवा लिया अपने लिए. और वो सीडेड पोर्शन है जो आज हम जिसको कांगड़ा, कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम जानते हैं. सो दैट बिकेम द प्रेजेंट डे नेपाल. जब ये कर रहे थे तो नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो एक रिवर है, रिवर काली जी, जो आगे जाकर के गंगा में, पटना में जाकर के गंगा में भद्रा रिवर बनता है और फिर वो गंगा बन जाता है. सो काली रिवर को उन्होंने नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री बना दिया. अब जब एज वी नो, वी हैव सीन मेनी सच एग्जांपल्स जहां भी कार्टोग्राफिक कहानी बनी है, मैकमैहोन हो, रेड क्लिफ लाइन हो, डूरेंट लाइन हो, जहां जहां अंग्रेजों ने लाइन बनाई है वहां डिस्प्यूट हुए हैं. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वन. तो काली रिवर का उन्होंने वेस्टर्न बाउंड्री ले ली, लेकिन किसी भी नक्शे में और लिखित जो एग्रीमेंट हुआ 1816 में, उसमें काली रिवर का सोर्स पॉइंट नहीं लिया, सिर्फ काली रिवर ले, क्योंकि वो ये अनचार्टेड एरिया था. यू कांट ब्लेम देम ऑल्सो. कोई जाता ही नहीं, ये ग्रेटर हिमालयस में था सोर्सेस. उसके बाद उन्होंने वेस्ट ऑफ काली रिवर अपने एडमिनिस्ट्रेटर रख लिए. एक इंस्पेक्टर आ गया, पुलिस पोस्ट बन गई ब्रिटिश टाइम में. बाद में इंडिया ने आजादी के बाद अपना बना लिया और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स चले गए, तहसीलदार इत्यादि इत्यादि. सो जो लेवीज और सेस लेना शुरू हुआ, वेस्ट ऑफ काली रिवर इंडिया ले रहा है, ईस्ट ऑफ काली रिवर इज नेपाल, तो नेपाल ले रहा है, लेकिन सोर्स पॉइंट नहीं. तो 3 जगहों के नाम लूंगा मैं यहाँ पे. देयर इज ए प्लेस कॉल्ड लिपुलेख जहां पर एक पास है. दूसरा पॉइंट है काला पानी. तीसरा है लिम्पिया धुरा, ये भी एक पास है. तो काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा, जो इंडियन ऑडियंस है उनको ये नए टर्म अभी सुनने में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इन्हीं की बात करेंगे. तो ये 3 पॉइंट हैं. इनको अगर मैं ज्योग्राफिकली प्लॉट करूं तो नीचे काला पानी, 30 किलोमीटर की दूरी पे लिपुलेख और तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर लिम्पुधरिया.
बिटवीन द टू पासेस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर्स। तो एक ट्राइंगल है ये, तकरीबन 370 स्क्वायर किलोमीटर का। जो आप ओके। मैप की बात कर रहे हो, कार्टोग्राफिक की बात कर रहे हो, वो इस हम्म। ट्राइंगुलर पोर्शन की बात हो रही है, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियादुरा, जिसमें जो एल वाले हैं दोनों, लिपुलेख एंड लिम्पियादुरा, दीज आर पासेस, इनकी बात करेंगे आगे। हमारी नजर में जो काली रिवर है उसका ओरिजिन है लिपुलेख। नेपाल की नजर में स्टार्ट पॉइंट ऑफ काली रिवर इज लिम्पियाधुरा, जो 35 किलोमीटर उधर चला गया अभी। सो ये जो 100 रुपए का जो नोट बनाया है, जिसकी बाय द वे प्रिंटिंग चाइना में हुई है, नो आई एम नॉट ड्रॉइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि सी द कनेक्ट, कि इसकी प्रिंटिंग उन्होंने चाइना से कराई है। आज तक उनके नोटों की प्रिंटिंग इंडिया में होती थी। जी हाँ। तो ये ऑब्वियसली जहां आप कार्टोग्राफिक एग्रेशन कर रहे हो, उन्होंने इंडिया में तो प्रिंट, यहाँ तो इंडिया तो मना ही कर देता कि हम प्रिंट ही नहीं करेंगे। सो उन्होंने इंडिया से बात ही नहीं की है, वो सीधा ही चाइना चले गए, वहां प्रिंट होके आया। खैर, विल लीव दैट असाइड। सो ये जो नोट प्रिंट हुआ है, इसमें उन्होंने ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन जो 370 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो उन्होंने अपने मैप में शो किया इस नोट में। अब आ जाते हैं थोड़ी सी और हिस्ट्री, कि अभी ये बात अचानक उन्होंने तो नहीं छापा है। बिल्कुल। 1998 से इस विषय में नेपाल ने अपने इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये इशू रेज होता रहा, उनकी सिटिंग गवर्नमेंट और उनकी ऑपोजिशन के बीच। केपी ओली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो 2020 में, अब वो इंडिया के साथ उनकी नहीं बनती, ही इज मोर प्रो चाइना। सो केपी ओली ने पार्लियामेंट में मई 2020 में इस एक नए नक्शे को पार्लियामेंट में रेटिफाई करा लिया। अब इंटरनेशनल नॉर्म्स में इस चीज का विद इन पार्लियामेंट होना इज ए पीसफुल स्टोरी। सो कार्टोग्राफी में इस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्टोग्राफिक एजर्शन, एग्रेशन नहीं, एजर्शन। सो इंडिया ने तब भी बोला, एक रिमार्क आया इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि दिस इज untenable and this is a unilateral step taken by Nepal and there is no administrative proof कि ये एरिया आपका है, आपके पास कोई रसीद नहीं है, कोई तहसीलदार, कोई नक्शा, कोई किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास। सो इंडिया ने ये 3 शब्द यूज करके छोड़ दिया, अनटेनेबल, यूनिलेटरल एंड इट इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूफ, यहां करके छोड़ दी कहानी। द मोमेंट इट इज नाउ प्रिंटेड ऑन ए सॉवरेन सिंबल, 100 rupee note is a sovereign symbol of a nation. Now it is no longer cartographic assertion. Now it is cartographic aggression. Aggression. तो ये कन्वर्ट हो गया। अभी क्यों हो रहा है, इसको आगे बात करते हैं। अब इंडिया ने जो वर्ड यूज किए हैं इसके ऊपर, वो है पुराने वाले 3, यूनिलेटरल, अनटेनेबल, नो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूफ, एंड एक और वर्ड यूज कर दिया, दिस इज पॉलिटिकल प्रोवोकेशन। सो अब चौथा वर्ड इंडिया ने पॉलिटिकल प्रोवोकेशन पे इसको ले आए हैं। ये क्यों कर रहा है, व्हाट इज द बिग डील, क्या हो गया सडनली? बिल्कुल। फर्स्टली ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिन नेशंस के मैंने नाम लिए कार्टोग्राफिक एग्रेशन जिन्होंने किया है, इस चीज का रिजल्ट तब निकलता है, अगर कुछ आप एक्चुअली उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उस पोर्शन को, रिजल्ट तब निकलेगा जब आपके पास कोई लीगल, कोई रिकॉर्ड्स, प्रूफ, कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट, कोई मिलिट्री माइट, अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं, तब आप कह सकते हो कि ओके, सो एंड सो पोर्शन इज माइन, ये रहे प्रूफ, और ये रही मेरी मिलिट्री, ये रही मेरी इकोनॉमिक पावर, और ये पोर्शन मेरा। क्रिमिया इज एन एग्जांपल, नथिंग कुड बी डन, people had to accept. Yes. And likewise, Yes. other examples of it. For Nepal to do this, other than creating an irritant for India, maybe on किसी के behest पे आकर के, और आप उस
एक पिछले प्रोग्राम में एक मैं वर्ड यूज कर रहा था जब बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, लेवरेज। या यू क्रिएट अ लेवरेज आउट ऑफ थिन एयर। ट्रंप ट्राई टू क्रिएट लेवरेज फॉर पाकिस्तान बाय सेइंग कि वहां ऑयल है, वहां रेयर अर्थ है, तो एक एलिमेंट्स। हाँ हाँ उनको देने की, एक हाथ में एक लेवरेज देने की कोशिश की कि आप इसको यूज करके कुछ नेगोशिएटिंग टेबल पे कुछ और डिस्काउंट ले लेना इंडिया से कभी, अगर ले सको। तो नेपाल ने अपने लिए एक लेवरेज क्रिएट कर लिया है इंडिया के साथ। दूसरा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। उनको अपने लोगों को यूनाइट करने का कहीं ये सुर्री छूटी होगी और वो उसने मोमेंटम गैदर कर लिया, और एक पॉइंट आ जाता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी उसको कल्टीवेट कर लेती है उस पॉइंट को। आज इंडिया में एसआईआर के ऊपर डिस्कशन है, तो कल को ये टूल बन जाए शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेवरेज के लिए। बनेगा नहीं वो समय बताएगा, बट नेपाल के लिए ये पॉइंट एक लेवरेज बन गया और उसने मोमेंटम गैदर कर लिया। तो आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेपाल की इससे दूर नहीं हट सकती। ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गए, पार्लियामेंट में पास हो गया है। बारिंग असाइड, ऑन नेट आई कुड फाइंड वेरी फ्यू नेपालीज एमपीज, चाहे उनका पार्टी लाइन कुछ और हो, लेकिन उनके मेरे को वो मिल गए हैं छोटे छोटे स्निपेट जहां उन्होंने बोला है कि ये फ्यूटाइल एफर्ट है, बट यू कांट डिस्काउंट दैट। पार्लियामेंट में पास है नक्शा और आज की तारीख में नोट पे छाप दिया गया है। तो डोमेस्टिक नेशनलिस्टिक पर्पसेस को सर्व करने के लिए, इंडिया के साथ एक लेवरेज क्रिएट करने के लिए और एक सो कॉल्ड प्रोवोकेशन करने के लिए, ये तीन तो सिंपल डेरिवेटिव्स हैं। बट इससे ज्यादा एक और मेरी समझ में आता है। नेपाल लैंडलॉक्ड है, नॉर्थ में हिमालयस हैं, उसके पास कोई ट्रेडिंग रूट नहीं है सिवाय एक चाइना के साथ, जो नॉर्थ में काठमांडू के ऊपर एक जगह है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, केरांग करके, वहां उनका एक चेक पोस्ट है जहां से ट्रेडिंग होती है चाइना के साथ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन ए ईयर, और वो बड़ी मिनिस्क्यूल सी ट्रेडिंग है वहां से, बट एक ओपनिंग है। दैट मीन्स एंटायर ट्रेड जो उनका है वो इंडिया से है या इंडिया के थ्रू है। सो इन फिगर्स को जरा देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेपाल का तकरीबन $9 बिलियन है, 9 बिलियन। ओके। उस 9 में से 7 बिलियन प्लस इंडिया के साथ, और पौने दो बिलियन इंडिया के थ्रू है, जो थर्ड कंट्री। और लास्ट टाइम आपने बताया भी था कि जो बिजली जा रही है बांग्लादेश को, वो भी भारत के थ्रू जा रही है नेपाल से। या जो बांग्लादेश को बिजली जा रही है उनका एक एग्रीमेंट है, भूटान से भी है बांग्लादेश का और नेपाल से भी है। तो वो बिजली अगर नेपाल एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, तो वो भी रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया के थ्रू जा रहा है। 9 बिलियन के ट्रेड में 7 से ऊपर प्लस 7+ बिलियन इंडिया के साथ है। तो ये नहीं हो सकता कि वो सडनली इंडिया से कोई एंटेगनाइज करके कुछ कर लें और कोई और सब्स्टिट्यूट उनको मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई उनके पास, ऊपर एक ही ट्रेडिंग पॉइंट। बट जो मैं लॉन्ग टर्म, अगर कोई विजनरी वहां पे नेपाल में बैठा है और सोच रहा है, हेजिंग कहते हैं जिसको इंटरनेशनल पार्लेंस में, डाइवर्सिफिकेशन वर्ड यूज हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया का सब्स्टिट्यूट नहीं है उनके पास, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की बात करें। आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज लिपुलेख पास, फिर उसको कनेक्ट कर दूंगा मैं इस पर जी। नाउ लिपुलेख पास इंडिया की एक हाईवे, स्ट्रेटेजिक रोड जाती है धारचूला, मतलब मैं उत्तराखंड के ईस्ट से बात करूं, धारचूला एक इंपॉर्टेंट जगह है। धारचूला, कालापानी, लिपुलेख। लिपुलेख पे हमारी आईटीबीपी की पोस्ट है, इंडियन आर्मी की यूनिट्स हैं वहां पे आज की तारीख में, क्योंकि जब से वो चाइना के साथ हमारा टेंशन हुई थी 2020 में, तो वहां पर हमारे इनफैक्ट 1962 से हमारी ऑक्युपाइड है वहां पे पोजीशंस लड़ाई के टाइम। सो देयर इज अ रोड विच इज जस्ट वेस्ट ऑफ रिवर काली। ये रोड और ये पास ट्रेड के लिए यूज होता है चाइना के साथ, होता आया है, आज भी हो रहा है। ये पास पिलग्रिमेज के लिए यूज होता रहा है, फॉर पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश मानसरोवर। जी। कई सालों से एक और टूरिज्म पॉइंट इंडिया का बन गया है, दैट इज ओम पर्वत।
उसके ऊपर उसमें बर्फ इस तरीके से पड़ती है कि उसमें ओम बना हुआ दिखता है, कई बार फोटोग्राफ देखें। वो ओम पर्वत भी जस्ट वेस्ट ऑफ काली रिवर। व्हाट आई एम कमिंग टू इज कि इंडिया के पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश टाइम से, इंडिया जी। के पास अपनी बनाई हुई एक सड़क है, ऑक्युपाइड है आईटीबीपी और आर्मी से थ्रू आउट सिंस एजेस, और टूरिज्म यहां से होता रहा है। सो देयर हैज बीन अ यूज ऑफ पासपोर्ट, सो इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। फॉर नेपाल जी। टू सडनली से कि नहीं नहीं ये तो हमारा है, डजंट मेक कोई, उनको भी पता है कोई सेंस नहीं है इसमें, और ये कभी हो नहीं पाएगा। बट लिपुलेख पास इज a trading point. Now, if I were the one calling shots in Nepal, and if I am probably a visionary, तो मे बी मेरे दिमाग में है कि यार अभी इस पॉइंट को मैं उठा दूं, मोमेंटम गैदर करे, हर 2-3 साल में ये इरिटेंट बना रहे इंडिया के साथ, होना तो कुछ है नहीं, लेकिन जब मैं इसको लेवरेज में कन्वर्ट कर देता हूं और कभी टेबल पे बैठ के बात करता हूं, तो लिपुलेख मुझे मिलेगा तो नहीं, लेकिन क्या पता मुझे लिपुलेख से ट्रेडिंग राइट्स में, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन प्रॉब्ली ड्रॉ। लेकिन यहां मैं इसको किल कर दूं कि अगर इंडिया ये करेगा, नेपाल को ट्रेडिंग राइट दे दे चाइना के साथ फ्रॉम लिपुलेख, तो इंडिया वुड क्रिएट अ ब्लंडर। अगर ये देते हैं, इसके ऊपर अलग से बात कर सकता हूं मैं कि क्यों मेरा ये विचार है, लेकिन ये एक सिर्फ इरिटेंट क्रिएट कर दिया है नेपाल ने टू कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल फॉर कुछ और इश्यूज की बात करते करते। ये बात भी हमेशा आती रहेगी, और वो कहेंगे फिर गिव एंड टेक में कहीं हो जाता है कि अच्छा फिर हमारे को आप फलां चीज दे दो और विल ड्रॉप द इशू समथिंग। तो देखा जाए तो बहुत ही चालाकी से कह लें हम लोग कि नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने काली नदी का जो ओरिजिन है उसको ही शिफ्ट कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया। वो उनके बॉर्डर के पास था, उसको शिफ्ट किया उन्होंने वेस्ट की तरफ, और उसका दूसरी एक ट्रिब्यूटरी है उसको कह दिया वो ओरिजिनल ट्रिब्यूटरी, वो ओरिजिनल है। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ी चाल खेली है, और मैं 100% श्योर हूं इसके पीछे बड़ी शक्तियां हैं जो कि उन्होंने उनको ऐसा करने के लिए कहा है। क्योंकि याद रखिए, भारत के अंदर 80 लाख से ज्यादा रिकॉर्डेड नेपाली, अनरिकॉर्डेड बहुत हैं, रिकॉर्डेड नेपाली जो हैं यहाँ निवास करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप इस टेंशन को अननेसेसरली बढ़ा के, एक जो कोई मुद्दा नहीं था उसको एक बात का बतंगड़ बना के, और आप रिलेशनशिप तो खराब करेंगे ही। आप जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट 80% आपका जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो भारत के थ्रू जा रहे हैं या भारत को आ रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि आपकी भारत में रह रही है, ये सब आप बर्बाद कर देंगे। और इसके ऊपर जो भारतीय हैं, जो और पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो ये एक बुक है, और ये जो है भारत के एम्बेसडर थे वहां पे, रंजीत रे, काठमांडू डायलेमा, रेस्लिंग इन इंडिया नेपाल टाइज। तो ये आप पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया डिटेल में, बहुत अच्छी डिटेल में, ना केवल जो ये सब्जेक्ट आज आशीष ने हमें बहुत बढ़िया समझाया, ये बल्कि भारत और नेपाल के बीच में कैसे संबंध रहे हैं और कितने घनिष्ठ संबंध रहे हैं, कि मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि स्पेशली एशिया में आप कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते ऐसा कि जहां पे बॉर्डर्स खुले हुए हैं। आप यूरोप में जा सकते हैं, वहां पे खुले हुए हैं, लेकिन विश्व के किसी और कोने में ऐसा नहीं है कि अब बॉर्डर्स खुले हुए हैं और आप फ्रीली भारत के अंदर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और डिस्पाइट इसके कि कितनी बार इस पोरस बॉर्डर का, इस ओपन बॉर्डर का फायदा उठाते हुए बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो भारत में घुसे हुए। आशीष, हाँ बताइए। और एक और ऐड कर देता हूं, इंडिया की नेपाल के साथ एक और लैंड डिस्प्यूट है, वो भी कभी नहीं सुनने में आई। उस जगह का नाम है सुस्ता। सुस्ता ये सदर्न बॉर्डर पे है और गोरखपुर से थोड़ा ऊपर है। दिस इज ऑन ए रिवर कॉल्ड गंडक।
अब वो गंडक ने अपना ओके। रिवर कोर्स अपना चेंज कर लिया है ग्रेजुअली। सो उस ग्रेजुअल, ये भी एक पिछले एपिसोड में जब मैंने वाटर वॉर्स पे किया था तो मैंने बताया था कि जहां ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है तो इंटरनेशनल बॉर्डर ग्रेजुअली शिफ्ट माना जाता है। सडन शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स में आप ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हो। सो गंडक रिवर ने ग्रेजुअल ओवर द इयर्स शिफ्ट किया अपना कोर्स, और उसमें जो एनक्लेव्स बन गए हैं पानी के उस तरफ, वो इंडिया ने क्लेम रखा हुआ और इंडियन पॉपुलेशन वहां रह रही है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर डिस्प्यूट, वेरी स्मॉल पोर्शन, बट एक और है। ओके। दो हो गई अभी। ओके, थैंक यू सो मच ब्रिगेड आशीष, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू।